हेलो दोस्तों, एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ईबीएस पेडागोजी का आज हम चैप्टर 5 लेते हैं, जो कि लास्ट चैप्टर है और उसका नाम है पर्यावरण शिक्षण का मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम लेते हैं मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन किसे कहते हैं? मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उपलब्धि का पता लगाया जाता है, अर्थात शिक्षार्थियों ने प्राप्त ज्ञान को किस सीमा तक समझा है, उनकी बुद्धि का स्तर क्या है, उनकी रुचि अभिरुचि क्या है आदि का पता लगाया जाता है। बालक की शिक्षा में मूल्यांकन और मापन दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। मूल्यांकन मापन पर निर्भर करता है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं मूल्यांकन का उद्देश्य, कि मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है। तो मूल्यांकन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं: छात्रों की उपलब्धि का पता लगाना, छात्रों के विकास को निरंतर गति देना, छात्रों की योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि का पता लगाना, छात्रों की कठिनाइयों, विफलताओं और असफलताओं का पता लगाना, छात्रों के सीखने हेतु उपचारात्मक व्यवस्था प्रदान करना, शिक्षकों की कुशलता एवं सफलता का पता लगाना, अध्ययन अध्यापन को प्रभावशाली बनाना, ये मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम सोपान मूल्यांकन ही है। सीबीएसई ने अध्ययन अध्यापन के मूल्यांकन हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अनुशंसा की है। इस मूल्यांकन के दो भाव हैं, पहला है सतत और दूसरा है व्यापक। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम लेते हैं सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन किसे कहते हैं? इस मूल्यांकन द्वारा शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए शिक्षार्थियों का मूल्यांकन भी निरंतर होना चाहिए। शिक्षार्थी का सतत मूल्यांकन 3 प्रकार से होता है। पहला है निदानात्मक मूल्यांकन, दूसरा है रचनात्मक मूल्यांकन और तीसरा है संकलनात्मक मूल्यांकन। तो पहले हम लेते हैं निदानात्मक मूल्यांकन। कि निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है? जिन शिक्षार्थियों में अधिगम की प्रगति आशानुरूप नहीं होती है, ऐसे शिक्षार्थियों में अधिगम संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए इस मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है तथा इसके उपरांत उन्हें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। अब हम दूसरा मूल्यांकन लेते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। तो इस मूल्यांकन के द्वारा अधिगम की प्रगति का आकलन एवं निर्धारण किया जाता है। इस मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों के आधार पर शिक्षार्थियों को फीडबैक दिया जाता है। इस मूल्यांकन हेतु गृह कार्य, क्लास टेस्ट, दत्त कार्य, क्विज टेस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। इस मूल्यांकन से शिक्षक अपनी शिक्षण विधि एवं शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक व्यवहार में सुधार करते हैं। तीसरा है संकलनात्मक मूल्यांकन। संकलनात्मक मूल्यांकन, यह मूल्यांकन संपूर्ण सत्र की समाप्ति के बाद किया जाता है। इस मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम प्रगति और शैक्षणिक उपलब्धि का आकलन करना होता है। अब हम लेते हैं व्यापक मूल्यांकन। ये तो सतत मूल्यांकन था, अब हम व्यापक मूल्यांकन लेते हैं। सतत मूल्यांकन शिक्षार्थी के व्यवहार के सिर्फ एक पक्ष यानी संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन करता है, परंतु व्यापक मूल्यांकन के द्वारा शिक्षार्थियों के व्यवहार के तीनों पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष एवं क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। इस मूल्यांकन के द्वारा शिक्षार्थी के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पक्षों का मूल्यांकन होता है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व। इसका आखिर महत्व क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के महत्व निम्नलिखित हैं। इससे शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है। इससे शिक्षार्थियों की कमजोरी को पहचानकर उसका निदान बताया जाता है। यह उपलब्धि स्तर को निरंतर बनाए रखने व ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करता है। इसके द्वारा उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग कर शिक्षार्थियों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। यह शिक्षार्थियों के लिए प्रेरणा का कार्य करता है ताकि अधिगम प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न हो। यह शिक्षक को सही कार्य नीति बनाने में मदद करता है। यह नवीन परीक्षण तकनीकियों को खोजने के लिए प्रेरित करता है। यह विद्यालय व्यवस्था की जांच करता है। यह शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है।
आगे है, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। तो ये था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विधियां और तकनीक। तो क्या विधियां यानी क्या तकनीक है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विधियां या तकनीक निम्नलिखित है। पहला है साक्षात्कार। इस विधि के द्वारा शिक्षार्थियों के आंतरिक विचारों को जाना जाता है। इस विधि के द्वारा शिक्षार्थियों के विचार एवं दैनिक जीवन के प्रयोग व अधिगम किए गए ज्ञान को जाना जा सकता है। दूसरी विधि है प्रश्नावली यानी प्रश्नोत्तर। इस विधि में शिक्षार्थियों को प्रश्नों की एक सुनियोजित सूची दी जाती है जिनका उन्हें उत्तर देना होता है। इसके बाद मूल्यांकन किया जाता है। इसका प्रयोग शाब्दिक व चित्रात्मक दोनों रूपों में होता है। यह विधि शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट विधि है विधि या तकनीक निरीक्षण। शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी है। इस विधि के द्वारा शिक्षार्थी का व्यक्तिगत या सामूहिक या दोनों रूप में अध्ययन किया जाता है। इस विधि के द्वारा मूल्यांकन प्राकृतिक परिस्थिति में किया जाता है। इस विधि के द्वारा शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। यह विधि वस्तुनिष्ठ, निश्चित, क्रमबद्ध, प्रामाणिक और विश्वसनीय होती है। नेक्स्ट विधि है दत्त कार्य। दत्त कार्य क्या होता है? शिक्षक बालकों को कुछ ऐसे दत्त कार्य देता है जिसके द्वारा बालकों में सृजनात्मकता, मौलिकता, संज्ञानात्मकता आदि गुणों का पता चल सके। यह विधि शिक्षार्थियों में विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां एवं उत्तेजना उत्पन्न करती है। यह विधि शिक्षार्थियों को सूचना खोजने और अपने विचारों का निर्माण करने में मदद करती है। नेक्स्ट विधि और तकनीक है पोर्टफोलियो। यह प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। पोर्टफोलियो में निम्नलिखित चीज़ें होती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? बच्चे द्वारा बनाए गए चित्र, बच्चे का चित्र, स्व आकलन शीट यानी कार्यपत्रक, अभिभावक आकलन शीट, सहपाठी आकलन शीट। इससे बच्चे के संपूर्ण वृद्धि एवं विकास का आकलन होता है। नेक्स्ट विधि है क्विज, प्रतियोगिता और वाद विवाद। इनके द्वारा बच्चे का ज्ञान, विभिन्न दृष्टिकोण, सहयोग की भावना और प्रजातांत्रिक गुणों का आकलन होता है। नेक्स्ट विधि है चेकलिस्ट। इससे बालक के एक विशिष्ट विषय के विशेष सूचना का पता चलता है। इसमें उत्तर हाँ या ना में होता है। नेक्स्ट विधि या तकनीक है आवधिक परीक्षा। यह अधिगम के दौरान किया जाता है। इससे तुरंत पता चल जाता है कि अधिगम सही तरीके से हो रहा है या नहीं। इस विधि का सतत मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट विधि और तकनीक है वार्षिक परीक्षा। यह सत्र समाप्ति के बाद होता है। यह व्यापक मूल्यांकन के लिए उपयोगी है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं, एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं। एक अच्छे परीक्षण की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो शिक्षार्थी के मूल्यांकन हेतु तैयार किए गए एक अच्छे परीक्षण में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। पहला है वैधता। तो जो परीक्षण अधिगम के उद्देश्यों की पूर्ति करे वह वैध मानी जाती है। अतः जो परीक्षण के उद्देश्यों को जितना पूर्ण करेगा उसकी वैधता उतनी अधिक होगी। नेक्स्ट है विश्वसनीयता। एक ही परिस्थिति, परीक्षण या मूल्यांकन का परिणाम लगभग एक जैसा हो तो परीक्षण विश्वसनीयता माना जाता है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठता। एक अच्छे परीक्षण को विश्वसनीय बनाने के लिए उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए। इससे विषय वस्तु की तथ्यता का सही आकलन होता है। नेक्स्ट है व्यावहारिकता। ऐसा परीक्षण जो केवल पुस्तकीय ज्ञान का मूल्यांकन ना करे बल्कि व्यावहारिक ज्ञान का भी मूल्यांकन करे, व्यावहारिक माना जाता है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन किस तरीके से होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन, तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बच्चे में परिवेश के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना और उसे खोजी एवं हाथ से करने वाले क्रियाकलाप में संलग्न होने हेतु प्रोत्साहित करना है। इससे बच्चे में मूलभूत संज्ञानात्मक और मन प्रेरक कुशलताएं विकसित होती हैं। यह कौशल भाषा, अवलोकन, रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण, विभेदीकरण, निष्कर्ष निकालने, चित्रांकन, व्याख्या,
डिजाइन, निर्माण, अनुमान लगाना और मापन से विकसित होते हैं। इस स्तर पर बच्चे बोलना, पढ़ना और लिखना सीख रहे होते हैं, जो विचारों के अभिव्यक्ति देने और परिवेश के अवलोकन करने के लिए जरूरी होता है। इसीलिए इस स्तर पर भाषा के विकास पर जोर देना चाहिए। अब हम लेते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो एनसीएफ 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय की सिफारिश नहीं करता है, इसलिए इस स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कोई पुस्तक नहीं है, परंतु पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से बताए जाने की बात कहता है एनसीएफ 2005। इस स्तर पर औपचारिक मूल्यांकन नहीं होता है। शिक्षक को बच्चे का अवलोकन करते हुए मूल्यांकन करना चाहिए और इसे बच्चे के अभिभावक को भी बताना चाहिए। बच्चे के प्रगति कार्ड पर सामान्य अवलोकन से मालूम हुई उसकी अभिरुचि, क्षमता, कुशलता, स्वास्थ्य की स्थिति आदि की सूचना होनी चाहिए। कक्षा 3 से 5 तक के स्तर का मूल्यांकन होना चाहिए, परंतु यह सतत मूल्यांकन आधारित होना चाहिए। इस स्तर पर निम्नलिखित अधिगम के आयामों का मूल्यांकन होना चाहिए। कौन कौन से आयाम हैं? भाषा की समझ का मूल्यांकन, पढ़ने की क्षमता का मूल्यांकन, अभिव्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन, खुद अपने हाथों से करने से लेकर समूह में काम करने की कुशलता का मूल्यांकन और अवलोकन, वर्गीकरण, ड्राइंग आदि करने के कौशल का मूल्यांकन। प्राथमिक शिक्षा की पूरी अवधि में किसी भी तरह की औपचारिक सावधि जांच परीक्षा नहीं होनी चाहिए। साथ ही अंक या ग्रेड देने, पास या फेल करने की किसी भी तरह की पहलकदमी नहीं होनी चाहिए। इस स्तर पर मेरिट कायम करने से बचना चाहिए। शिक्षक को लगातार मूल्यांकन करते रहना चाहिए, वह भी दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही, यानी बच्चे के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को जानने के लिए ही मूल्यांकन होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन के संकेतक। तो क्या क्या संकेतक हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन के? इस स्तर के बच्चों के आकलन के लिए एनसीएफ 2005 ने निम्नलिखित संकेतकों की सिफारिश की है। पहला है अवलोकन और रिपोर्ट करना। इस संकेतक के द्वारा बच्चों के किसी चीज़ का वर्णन करना, चित्र बनाना, चित्र देखकर बताना, तालिका के द्वारा बताना, निष्कर्ष निकालना और नक्शे बनाना आदि कौशलों का आकलन होता है। जैसे वस्तुओं के नाम बताना, नक्शे पर राज्यों को बताना, पत्तियों के चित्र बनाना, रंगोली बनाना, पोस्टरों को पढ़ना और वर्णन करना, अपने पड़ोस में जल के स्रोतों पर सर्वे करना, किसी बीज की अंकुरण की प्रक्रिया को देखना। दूसरा संकेतक है चर्चा करना। इस संकेतक के द्वारा सुनना, बोलना, अपनी राय देना, दूसरों की राय पूछना जैसे कौशलों का आकलन होता है। जैसे प्रदूषण के कारकों पर चर्चा करना, भोजन की बर्बादी पर चर्चा करना, कचरा निपटारे पर चर्चा करना, अनुभवों के ऊपर चर्चा करना जैसे किसी जगह की यात्रा पर आदि। तीसरा है संकेतक अभिव्यक्ति। इस संकेतक के द्वारा बच्चे के द्वारा बनाए गए चित्र द्वारा उसके हाव भाव से, उसके सृजनात्मक लेखन से या हाथों के द्वारा बनाई गई चीज़ों का आकलन होता है। जैसे अगर मैं पक्षी की तरह उड़ सकता, जानवरों, बुजुर्गों आदि का आदर कैसे किया जाए, जल की कमी को कैसे पूरा किया जाए आदि आदि। चौथा संकेतक है व्याख्या। इस संकेतक में बच्चा तर्क देता है और तर्क के आधार पर चीज़ों में संबंध जोड़ता है। जैसे जल को स्वच्छ करने के साधन, 2 दिन की ट्रेन यात्रा के लिए कितने भोजन की आवश्यकता होगी, अगर झुग्गियां उजड़ जाएंगी तो वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे या झुग्गियों को क्यों उजाड़ दिया जाता है, गर्मियों में भोजन सर्दियों की अपेक्षा जल्दी खराब क्यों हो जाता है। नेक्स्ट है संकेतक है वर्गीकरण। इस संकेतक के द्वारा बच्चों को एक विशेष समूह में चीज़ों के रखने एवं चीज़ों में तुलना, समानता और असमानता प्रकट करने के कौशलों का आकलन होता है। जैसे गंध के आधार पर चीज़ों को अलग करना, चोंच या पंजों के आधार पर पक्षियों को समूह यानी वर्ग में रखना, भोजन पकाने के विभिन्न तरीकों में तुलना करना, यातायात के विविध साधनों में तुलना करना। छठवां संकेतक है प्रश्न करना। इससे बच्चों की जिज्ञासा, समालोचनात्मक चिंतन और अच्छे प्रश्न बनाने के कौशलों का आकलन होता है। जैसे एक नवजात शिशु यानी 6 महीने तक सिर्फ दूध ही क्यों पीता है,
कौन से फूल एक मिट्टी में अच्छी तरह से उगेंगे, अगर ज़्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, इस तरीके के प्रश्न करना। 7वां संकेतक है विश्लेषण। इस संकेतक के द्वारा बच्चे के पूर्वानुमान लगाना, परिकल्पना करना और निष्कर्ष निकालना जैसे कौशलों का आकलन होता है। जैसे राजाओं ने किले क्यों बनवाए, अलग अलग ऋतुओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, दाल पकाने से पहले भिगोई क्यों जाती है, अलग अलग आकार के बर्तनों में पानी कम आएगा या ज़्यादा, इस तरीके का विश्लेषण करना। अगला संकेतक है प्रयोग करना। इसमें बच्चा वस्तुओं का जुगाड़ कैसे करता है और प्रयोग कैसे करता है का आकलन होता है। जैसे खाली माचिस की डिब्बियों से खिलौना रेल बनाना, जिग सॉ बनाना, पानी में कौन सी चीज़ घुलती है और कौन सी नहीं, पानी में कौन सी चीज़ तैरती है और कौन सी नहीं, ऐसे चीज़ों का प्रयोग करना। 9वां संकेतक है न्याय और समानता के प्रति सरोकार। इस संकेतक से बच्चे के विभिन्न और वंचित लोगों के प्रति संवेदनशीलता का पता चलता है। जैसे चीज़ों का पुनरुपयोग करना, बचे हुए भोजन को जमीन पर नहीं फेंकना, लैंगिक और वर्ग विभेदता के प्रति संवेदनशीलता दिखाना। 10वां संकेतक है सहभागिता। इससे बच्चे की जिम्मेदारी लेने, पहल करने और सहयोग जैसे कौशलों का आकलन होता है। जैसे प्रयोग में ना होने पर बिजली के उपकरण बंद करना, दूसरों की बातों को बिना रोके सुनना, त्योहारों पर पटाखे ना छोड़ना, दूसरों के लिए कार्य करना। अब हम लेते हैं सीखने संबंधी विकृतियाँ। कुछ बच्चों की सीखने संबंधी विकृतियाँ होती हैं। एक होती है डिसकैलकुलिया का मतलब होता है संख्या यानी गणित संबंधी विकृति। नेक्स्ट है डिसग्राफिया यानी लिखने संबंधी विकृति। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकृति। और नेक्स्ट है डिसप्रैक्सिया भाषा बोलने संबंधी विकृति। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं मूल्यांकन करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु, यानी किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना चाहिए। पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में अभिभावकों से चर्चा करनी चाहिए। बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना चाहिए। बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं पर्यावरण अध्ययन के 5 ई। तो 5 ई का मतलब क्या होता है? पहला ई होता है इंगेज, दूसरा पी होता है एक्सप्लोर, तीसरा ई होता है एक्सप्लेन, चौथा ई होता है एलाबोरेट और 5वां ई होता है इवैल्यूएट। अब हम पर्यावरण अध्ययन के इन 5 ई का वन बाय वन अध्ययन करते हैं। पहला है व्यस्तता, जिसको इंग्लिश में इंगेज कहते हैं। इसमें बालक गतिविधियों में व्यस्त रहता है। इससे बालक को पहले अनुभव की प्राप्ति होती है। इसमें बालक अवलोकन और रिकॉर्डिंग करता है। दूसरा है खोज, जिसको इंग्लिश में एक्सप्लोर कहते हैं। इसमें बाल श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करता है। इसमें बालक चीज़ों के कारण जानने की खोज करता है, जैसे एक विशेष वातावरण में विशेष प्रकार के पौधे क्यों उगते हैं। इसमें बालक चीज़ों के बीच तुलना करता है। तीसरा है व्याख्या, जिसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कहते हैं। इसमें बालक तर्क देता है और तर्क के आधार पर चीज़ों में संबंध स्थापित करता है, जैसे शिकारी जानवरों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। चौथा है परिष्कृत वर्णन यानी एलाबोरेट। तो इसमें बालक चर्चा करता है, अपनी राय देता है और दूसरों की राय पूछता है, जैसे वन नहीं होंगे तो क्या होगा। पांचवा है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएट। इसमें बालक एक निष्कर्ष पर पहुंचता है, जैसे सभी शिकारी जानवरों में लगभग एक जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। अब हम एक टेबल लेते हैं और ये टेबल है कक्षा आकलन के प्रकार। तो कक्षा आकलन के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो 3 होते हैं, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम के समान या अधिगम के रूप में आकलन। तो अधिगम का आकलन किसी दूसरे के ज्ञान, दृष्टिकोण या कौशल का मूल्यांकन करना। अधिगम के लिए आकलन यह रचनात्मक मूल्यांकन की तरह होता है। अधिगम के समान आकलन यह निदानात्मक मूल्यांकन की तरह होता है। अब हम लेते हैं अधिगम का आकलन। इसमें शिक्षक यह तय करता है कि क्या सीखा गया है और क्या नहीं सीखा गया है। अब लेते हैं अधिगम के लिए आकलन। शिक्षक प्रतिक्रिया
पुष्टि देता है और निर्णय लेता है कि क्या सीखा गया है। तीसरा है अधिगम के रूप में अधिगम के समान आकलन, तो यह स्व और सहपाठी मूल्यांकन पर जोर देता है। अब हम लेते हैं अधिगम का आकलन। यह संकलनात्मक या योगात्मक आकलन होता है। और तीसरा कॉलम है अधिगम के समान आकलन, शिक्षक और छात्र मिलकर शिक्षा प्रगति मानचित्र का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों अब हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए वर्गीकरण, ऑप्शन बी व्याख्या, ऑप्शन सी प्रयोग करना, ऑप्शन डी खोज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी खोज। क्वेश्चन 2 एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक का मूल्यांकन का आधार होना चाहिए। ऑप्शन ए भाषा की समझ, ऑप्शन बी पढ़ने की क्षमता, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की क्षमता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 3 कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण संबंधित मुद्दों को पढ़ाया जाता है। ऑप्शन ए हिंदी भाषा पुस्तक के द्वारा, ऑप्शन बी इंग्लिश भाषा पुस्तक के द्वारा, ऑप्शन सी गणित की पुस्तक के द्वारा, ऑप्शन डी भाषा और गणित के माध्यम से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भाषा और गणित के माध्यम से। क्वेश्चन 4 पर्यावरण कक्षा का शिक्षक विद्यार्थियों से उनके आस पड़ोस में जल के स्रोतों पर सर्वे करने के लिए कहता है। वह मूल्यांकन के कौन से संकेतक का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन ए चर्चा करना, ऑप्शन बी अवलोकन और रिपोर्ट करना, ऑप्शन सी व्याख्या, ऑप्शन डी वर्गीकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अवलोकन और रिपोर्ट करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में क्या नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, ऑप्शन बी आकलन के संकेतकों का उपयोग, और ऑप्शन सी प्रकरण पढ़ाने के बाद उस पर चर्चा, ऑप्शन डी बच्चों की सीखने का गुणात्मक आकलन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 निम्न में से कौन रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। ऑप्शन ए पोर्टफोलियो, ऑप्शन बी चेकलिस्ट, ऑप्शन सी साक्षात्कार, ऑप्शन डी वार्षिक परीक्षा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वार्षिक परीक्षा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 7 निम्न में से किस संकेतक के द्वारा बच्चे के ज्ञान, सहयोग की भावना एवं प्रजातांत्रिक गुणों का आकलन किया जा सकता है। ऑप्शन ए सहभागिता, ऑप्शन बी प्रश्न करना, ऑप्शन सी प्रयोग करना, ऑप्शन डी चर्चा करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चर्चा करना। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 8 निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत बच्चा श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए खोज करने में, ऑप्शन बी मूल्यांकन करने में, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति करने में, ऑप्शन डी चर्चा करने में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खोज करने में। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 9 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन की अनुशंसा करता है। ऑप्शन ए औपचारिक, ऑप्शन बी अनौपचारिक, ऑप्शन सी गहन और ऑप्शन डी सतत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनौपचारिक। क्वेश्चन 10 और लास्ट क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यहाँ पर स्पेस दिया है के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए परीक्षा प्रणाली को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, ऑप्शन बी विद्यार्थियों में परीक्षा के भय को दूर करने के लिए, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को पर निरंतर नज़र रखने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विद्यार्थियों में परीक्षा के भय को दूर करने के लिए। तो दोस्तों ये था ईबीएस पेडागोजी का पर्यावरण शिक्षण का मूल्यांकन जो कि लास्ट चैप्टर था। इससे पहले मैं पूरी ईबीएस पेडागोजी करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।